हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज कल्पना यादव। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्सेज। ओके, क्रैश कोर्सेज से फ़ायदा क्या है? ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSI या नेट के लिए वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने आज एक टॉपिक लिया है ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी हम शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से कुछ एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्रैश कोर्स का नाम दिया है। ओके, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे हेप्टेसिटी को, देन उसके बाद में फॉर्मल चार्ज को। ठीक है, उसके बाद में किसको कवर करेंगे? न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्ज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का टॉपिक हेप्टेसिटी। ठीक है, देखिए हेप्टेसिटी क्या होती है? हेप्टेसिटी किसे कहते हैं? हेप्टेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ईटर। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ डोनर एटम, किसके? लिगेंड के। जितने ज़्यादा डोनर एटम जुड़े होंगे डायरेक्ट मेटल के साथ में। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम, बेसिकली मैं मानूं कि ये कोई मेटल है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है कोई भी लिगेंड। ठीक है, अब इस मेटल के साथ में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम जुड़े हैं उसी को हम कहते हैं हेप्टेसिटी। चीज यहाँ पर लिख लेना कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं जरूरी नहीं है वो डोनर एटम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? डोनर एटम कंपल्सरी है। ठीक है, तो डोनर एटम होगा जो डायरेक्ट मेटल से जुड़ा है, उसे हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल की, उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हेप्टेसिटी। ओके, और हेप्टेसिटी इसकी वैल्यू रख देते हैं x। तो x क्या है यहाँ पर? x है नंबर ऑफ डोनर एटम which are directly attached by metal। ओके, तो डोनर एटम कंपल्सरी है हेप्टेसिटी देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन डायरेक्ट अटैच्ड मेटल। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्ट अटैच्ड है वो कौन सा है? ये मेटल है। ठीक है, यानी कि कार्बन अटैच्ड है, तो हम इसकी हेप्टेसिटी क्या रखेंगे? 1। डोनर एटम कितने हैं? सिर्फ 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये तो खेल हो गया किसका? हेप्टेसिटी का। किसे कहते हैं हेप्टेसिटी? डायरेक्ट जो मेटल से नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड होंगे उसको हम कहेंगे उसकी हेप्टेसिटी। दूसरा ही हम इस तरह का कंपाउंड ले लें, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ से क्या है? मेटल अटैच्ड है। ठीक है, जब मेटल डायरेक्ट इस वाले एटम से अटैच्ड रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? हेप्टेसिटी कितनी है? 1। बट इसके साथ साथ में अगर इससे भी अटैच्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड से भी अटैच्ड है, तो इसकी हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी? 3। कैसे हो जाएगी? देखिए, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एटम कैसे हैं? डोनर एटम है, और इसके साथ भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है और इसके साथ में भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जब भी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं हम, उसमें क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड का ये वाला एटम भी और ये वाला एटम भी एक साथ काम करेंगे, एक्ट करेंगे कैसे? डोनर एटम की तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं? कितने एटम यहाँ पर? 2। कितने हो गए टोटल? 3। ठीक है, तो इसकी हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये तो कुछ हो गया था हेप्टेसिटी के बारे में कि कैसे हेप्टेसिटी देखते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल है उसको देख लीजिए आप एक बार। हेप्टेसिटी 1C3H5 और सेम ही कंपाउंड है जो हेप्टेसिटी रखता है 3। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं एक बार हम। और यहाँ क्या आ गया? यहाँ अपना CH2 आ गया। ठीक है, अब जो ये वाला
CH2 है, इससे अटैच्ड है मेटल, इससे अटैच्ड है मेटल। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ इस वाले कार्बन यानी कि डोनर एटम से मेटल डायरेक्ट अटैच्ड है। और हम क्या देखते हैं हैपेसिटी में, जो भी डोनर एटम मेटल से डायरेक्ट अटैच्ड होगा उसी को हम उसकी हैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हैपेसिटी कितनी हो गई 1। ओके, दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या है हैपेसिटी 3 शो कर रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 डोनर एटम हो गए, और ये कितना है, 1 डोनर एटम, तो कितने हो गए 3। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने हैपेटिसिटी को समझा। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। बेसिकली फॉर्मल चार्ज हमें किसका निकालना होता है, एक होता है हमारे पास में मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड का मतलब हम क्या समझते हैं, लिगेंड का मतलब होता है कोई भी डोनर एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो डोनर एटम होगा इस पर फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है और उसके बाद में हमें बताना है कि इस ऑल और मॉलिक्यूल पर कितना फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ जनरल आइडिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम फॉर्मल चार्ज को समझेंगे और उन एग्जांपल्स को ही हम पूरी तरह से अगर याद रखेंगे तो श्योरली हमारा फॉर्मल चार्ज इजीली कैलकुलेट होगा। फॉर्मल चार्ज अगर हम निकाल पाए तो उसी के थ्रू हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम निकाल पाएंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ जनरल आइडिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूँ, तो आप उनको नोट करते चले। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए और साथ ही साथ नोट भी करते चले। देखिए, मेटल और उसके साथ में जुड़ा हुआ है कार्बन। ठीक है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, ऑब्वियसली कार्बन की होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो इस तरह। ठीक है, तो अब हम इससे एक पॉइंट बना सकते हैं कि जितने भी एल्केलाई मेटल्स जो होते हैं, नंबर 1 पॉइंट है, उन पर सभी पर -1 फॉर्मल चार्ज होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का, C = m + n। तो m का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। और ये क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड। ठीक है, तो ये इस तरह, तो ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज हम बात करेंगे और आप उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके नोट करते चलें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो भी एल्केलाई मेटल्स होंगे उन पर सभी पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, नंबर 1 एग्जांपल। ठीक है, हम इस पर फॉर्मल चार्ज कैसे देख सकते हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करें। ये हमारा बेसिकली क्या हो सकता है, ये हमारा CH2 हो सकता है यानी कि कार्बन है और मेटल इस तरफ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल से तो ज़्यादा ही होगी। जब मेटल से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, तो ये कैसा हो गया नेगेटिव और ये कैसा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव और यहाँ पर कैसा आ गया पॉजिटिव। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये एल्केलाई मेटल है, यानी कि जो भी एल्केलाई मेटल होगा उस पर -1 चार्ज होगा, तो इस पर कितना आ गया -1।
तो इसका कितना हो गया -1। और इसके साथ साथ ही आप हैप्टिसिटी भी देख लीजिए। हैप्टिसिटी देखिए, इसमें जो मेटल जुड़ा होगा वो कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इनकी हैप्टिसिटी हो गई 1। ओके, सेकेंड बात कर लेते हैं हम इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप इसको जरूर नोट कीजिए, नोट डालकर लिखना कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, अब स्टेबल होना चाहेगा, अगर उसके पास में ऑलरेडी स्टेबिलिटी है तो वो डिस्टेबलाइज क्यों होगा। ठीक है, लॉजिक की बात है कि अगर उसके पास में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो और इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा। अगर उसका पेट पहले से भरा हुआ है तो वो और खाना क्यों खाएगा। सेम यहीं पर बात है कि अगर हम इस तरह के कोई एल्केलाइन मेटल की बात करते हैं जिसमें ये अपना CS नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है किससे, मेटल से। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बिना ध्यान दिए करते हैं तो हम कहेंगे कि भैया इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा -1, बट ये क्या है, यहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका रीज़न है, देखिए जब हम इस कंपाउंड को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से अपना आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और ये इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ओवर कितने हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है कौन, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की कि भैया हम इसमें फॉर्मल चार्ज क्या रखें। तो इसमें क्या होगा, जो मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मेटल पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और लिगेंड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो मेटल है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि इसके पास में सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है स्टेबल होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल सबसे पहले तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी बनाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर कैसा चार्ज देख रहे हैं, +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, +1। ठीक है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, +1। साथ ही इसकी हैप्टिसिटी भी देख लीजिए। हैप्टिसिटी की बात करते हैं तो ये एटम और ये एटम डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है मेटल से, सिर्फ एक एटम अटैच्ड है किससे, मेटल से, तो इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना। सेकंड पॉइंट है अपना कि जब भी कोई लिगेंड पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेबिलिटी है वो पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड से भी हो रही है, तो ऐसे लिगेंड का फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड किस में मिलता है, अब है डबल बॉन्ड में हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है। ठीक है, एक पाई और एक सिग्मा की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है तो ऐसे लिगेंड का फॉर्मल चार्ज 0 होगा, पाई सिग्मा। ठीक है, तो इनका लिगेंड चार्ज, इनका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपने पास में, जब भी कोई लिगेंड या एटम, डोनर एटम अपने पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ठीक है, तो उनका फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होगा। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले कुछ याद करिए आप, जैसे PS3 को हम कह सकते हैं, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
NH3 को देखिए, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2O को देखिए, ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे डोनर एटम या ऐसे लिगेंड जो अपने पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हो, उनका फॉर्मल चार्ज Fc इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कितना होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखने की बात है। कई बार हम बहुत ज़्यादा आगे जाके मिस्टेक करते हैं जब आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो ये याद रखिए कि आपको जब भी कोई ऐसा एटम दिखे, डोनर एटम दिखे, जिसके पास में ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हटा दीजिए वहाँ से। सिर्फ क्या रखना है आपको? फॉर्मल चार्ज 0 रखना है। ठीक है, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए थे फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड। अब हम आगे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और उसके थ्रू ही हम समझेंगे फॉर्मल चार्ज का खेल। ओके, तो बेसिकली हम इस एग्जाम्पल को लें तो इसमें मेटल देखिए कौन से लिगेंड से अटैच्ड है, कौन से एटम से अटैच्ड है। इस वाले एटम से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये मान सकते हैं ये क्या कार्बन है। कार्बन है मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रखेगा और ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा। हो गया वही वाला लोचा। फिर से ये क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक बन रहा है। 2 पाई देन 2 पाई और 2 पाई इज इक्वल टू 8 पाई। 8 पाई आते ही एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है? लेस स्टेबल। ठीक है, अब ये जब ऑलरेडी स्टेबल हो सकता था सिर्फ यहाँ पर अपने पॉजिटिव चार्ज रख के, तो इसे क्या जरूरत है? एंटी एरोमेटिक बनने की। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन कुछ इस तरह से होगा कि मेटल के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये कैसा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कंपाउंड अपना एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक है। उसके साथ ही हेप्टिसिटी को भी देख लीजिए आप। हेप्टिसिटी इसमें क्या है? हेप्टिसिटी है eta1। हेप्टिसिटी है 1। उसका रीजन है कि जो ये डोनर एटम्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, जिसकी वजह से हेप्टिसिटी 1 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, इसमें भी मेटल सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अब इसमें चार्ज सेपरेशन कैसे करेंगे? इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन नहीं रहा, यानी कि ऑलरेडी बन ही नहीं रहा, तो हम इसका चार्ज सेपरेशन कैसे करेंगे? कार्बन इज ग्रेटर देन मेटल, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और ज़्यादा है तो इस पर कैसे चार्ज? नेगेटिव, इस पर कैसे चार्ज? पॉजिटिव। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा रूल आ गया ना? फर्स्ट वाला कि एल्केलाइन मेटल्स जो होंगे -1 फॉर्मल चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? -1। उसके साथ में हेप्टिसिटी भी क्या होगी? 1। ठीक है, सिर्फ एक एटम से जुड़ा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, बट हम ट्राई करेंगे आपका वो कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करने की। देखिए, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है FeS2। FeS2 फेरस और हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है, इसकी मुझे याद है 1.6 के समथिंग होती है और हाइड्रोजन की 2.1 के समथिंग होती है। हो गया फेरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज आया? -1। इस पर कैसा चार्ज आया? -1 और इस पर कैसा था? पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम IrO2। वही खेल इसमें भी, ये अपना मेटल है और उसके साथ में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और उसके साथ साथ में हम ये भी मान सकते हैं कि ऑक्सीजन भी भैया अपने
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, उसके साथ साथ में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और एक बात और, इसमें जो मेटल है IR, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन से। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाएंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ फिर ऐसे चार्ज डिवाइड कर देंगे, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, बट ये गलत है, ठीक है। मैंने आपको पहले 2 पॉइंट लिखवाए हैं कि जब भी डबल बॉन्ड आए या फिर कोई ऐसा एटम या ऐसा कोई लिगेंड जुड़ा हुआ हो जिसके पास में लोन पेयर हो, तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई थी इस वाले टॉपिक की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इस केस में हो जाएगा फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 0। नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसका सेपरेशन कैसे करेंगे। ये हो गया इस तरफ से, यानी कि अपना नेगेटिव चार्ज ले गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा रहेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका भी कितना हो गया, -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों एग्जांपल्स की, देख लीजिए। लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये क्या है, कार्बन होगा अपना, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स जुड़े हुए हैं डायरेक्ट मेटल से, वो हमें देखना है, और उससे हम निकालेंगे इसकी हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर अपना बन रहा है भैया एल्केलाइ सिस्टम, एल्केलाइ सिस्टम, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या है, मेटल। सेम कंडीशन लगेगी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, और इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं। अब इसमें मेटल सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि इस वाले एल्केलाइ ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसकी हैप्टिसिटी मानेंगे कितनी, 1, हैप्टिसिटी 1, ओके। नेक्स्ट केस में देख लीजिए, नेक्स्ट केस में कुछ इस तरह का कंपाउंड है, और ये अपना जुड़ गया है यहाँ पर मेटल, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, ठीक है। तो ये ये सिंबल होता है, वो क्या है, ये कि तीनों पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेटल के साथ बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ऑल ओवर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, हैप्टिसिटी हो जाएगी 6। कैसे हो जाएगी, 2 अपने ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ही ये हो गए, यानी कि कितने हैं डोनर एटम, कुल 6 डोनर एटम है, जिसकी वजह से हैप्टिसिटी तो आ जाएगी 6। बात आती है फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कितना होगा वो देखने की चीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, पाई बॉन्ड से, ठीक है। पाई बॉन्ड से मतलब है सिग्मा और पाई बॉन्ड तो जिसमें इन्वॉल्व हो, तो जब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमें पता है कि फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0, ओके। सो गाइस, मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज निकालने के कुछ मेथड्स बताए हैं। आई होप आपको ये मेथड्स पसंद आए होंगे, और हम जब आयनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो ज़रूरी था हमें फॉर्मल चार्ज के बारे में पता हो, साथ ही साथ हैप्टिसिटी के बारे में भी पता हो। कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको और दे देती हूँ, थोड़ा आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हैप्टिसिटी के बारे में, फिर हम ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे, ओके। मैं जैसे इसकी बात करती हूँ, कुछ इस तरह का अपने पास में कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरह से है। अब इनकी हैप्टिसिटी हमें देखनी है, ठीक है, हैप्टिसिटी देखनी है इसका इस तरह से।
तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो डोनर एटम है वो सिर्फ ये वाला कार्बन है और इन दोनों कार्बन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे केस में हम हैप्टिसिटी रखेंगे 1। बट अगर सभी डोनर एटम अटैच्ड हैं मेटल से, सभी डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो ऐसे केस में इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी 1 2 3 4 5 तो कितनी हो गई हैप्टिसिटी 5। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे एल्केलाइ मेटल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये मेटल है, ये मैंने पहले भी बताया शायद, बट एक बार देख लीजिए। तो अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों डोनर एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही डोनर एटम इसे इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे इसकी हैप्टिसिटी 1 और इसकी हैप्टिसिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अच्छे से हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया था, और उसके पीछे रीज़न ये था कि आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा फॉर्मल चार्ज का, हैप्टिसिटी का बार बार आएगा, हैप्टिसिटी फॉर्मल चार्ज, हैप्टिसिटी फॉर्मल चार्ज, तो उससे ज़रूरी था हमें ये सब चीज़ समझना। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।